नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी कहानी में जिसे सुनने के बाद रात भर आपका दिल तेजी से धड़केगा। ये कहानी है पिशाच की, एक ऐसी अशांत आत्मा की जो मरण के बाद भी चैन से नहीं रहती, जो इंसान के शरीर को अपना घर बना लेती है और फिर धीरे धीरे उस इंसान की आत्मा को अंदर से चाट जाती है, उसे अंधकार में धकेल देती है। कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव की टूटी हुई कच्ची गलियों से, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर आता है। न तो किसी घर का दरवाजा खुलता है, न ही कोई बच्चा बाहर खेलने की हिम्मत करता है, क्योंकि लोग कहते थे कि उस गली में एक ऐसी परछाई रहती है जो इंसान की नहीं होती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उसी गली में एक आदमी रहता था, बहुत शांत, बहुत अलग। दिन भर चुप रहता और रात होते ही जंगल की ओर निकल जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा कि वो वहां क्यों जाता है, पर सबके मन में एक ही डर था। उस आदमी की आंखें कभी सामान्य नहीं थी, उनमें हमेशा एक अजीब सी बुझी आग जलती थी। लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो आदमी एक पिशाच के कब्जे में आ चुका था और कब उसकी आत्मा अंधेरे की गिरफ्त में घुस चुकी थी। रातें और ज्यादा डरावनी होने लगी। लोग दरवाजे बंद करके बैठ जाते, पर उस गली में एक आकृति घूमती दिखाई देती, झुकी हुई गर्दन, तिरछी चाल, और उसके कदम पड़ते ही जमीन हल्की सी कांप उठती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव को हिला गया। पिशाच ने अपने लिए एक नया शरीर तलाश लिया, एक नया इंसान, और उसी दिन से गांव की रातें और भी ज्यादा भयावह हो गई। यही से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरे के उस गहरे कुएं में ले जाएगी, जहां जाने वाले तो बहुत हैं, पर लौट कर कोई नहीं आता। तो बैठ जाइए शांत होकर, सांसें धीमी कर लीजिए, क्योंकि आज हम सामना करने जा रहे हैं पिशाच की उस डरावनी सच्चाई का, जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी अंदर से मार देती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। भारत के उत्तर दिशा में फैली पहाड़ियों के बीच एक सूखा और भुला दिया गया कस्बा था जिसका नाम बालाघाट था। इस कस्बे की मिट्टी में हमेशा किसी अदृश्य भय की गंध भरी रहती थी। लोग दिन में अपने काम करते थे, लेकिन सूर्य ढलते ही कस्बा किसी कब्रिस्तान की तरह शांत हो जाता था। सभी घरों की खिड़कियां बंद हो जाती थी और दरवाजों के पीछे लकड़ियों की कुंडियां लगा दी जाती थी। कोई भी कारण हो, रात और बालाघाट एक दूसरे का साथ नहीं निभाते थे। इस कस्बे में एक पुराना जर्जर महल था जो 400 साल पुराना माना जाता था। लोग उसे पिशाच का घर कहते थे। महल के आसपास उगाए बबूल के पेड़ हमेशा हवा में झूमते हुए किसी इंसान की तरह फुसफुसाते लगते थे। रास्ते में पड़ी सूखी पत्तियों की चरमराहट भी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती थी। कस्बे में रहने वाला हर आदमी महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, मगर इंसानी स्वभाव यही होता है कि जिस चीज से डर लगे वही चीज मन को खींचती है। इसी कस्बे में रहने वाला 30 साल का एक नौजवान अर्जुन भी बचपन से इसी डर और आकर्षण के बीच बड़ा हुआ था। बचपन में उसकी दादी उसे पिशाच की कहानी सुनाया करती थी। वह कहती थी कि महल में सदियों से एक पिशाच कैद है जो इंसान की देह और उसकी आत्मा दोनों को निगल जाता है। दादी कहती थी कि पिशाच को कोई रात रोक नहीं पाती। वो हर 7वीं अमावस्या को बाहर निकलता है और किसी एक इंसान को अपना बना लेता है। ये बात अर्जुन के बाल मन पर गहरे निशान छोड़ गई थी। वो डरता भी था, लेकिन कहानी ने उसे उतनी ही जिज्ञासा भी दी थी। बालाघाट की जिंदगी धीमी थी। खेत, जंगल, मिट्टी, कुछ पुरानी दुकानें और पुराने लोग। अर्जुन कस्बे का एकमात्र व्यक्ति था जिसने शहर जाकर पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो वापस गांव आ गया। उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि आखिर महल में सच में क्या है। एक दिन कस्बे में एक अजीब खबर फैल गई। कस्बे के बाहर वाले रास्ते पर रहने वाली बुढ़िया सोमनिया को रात में किसी ने घसीट कर रास्ते तक ले आया था। उसके पैरों के निशान मिट्टी में खिंचे हुए पाए गए थे। लोग कहते थे कि यह किसी जानवर का काम नहीं था,
जानवर इंसान को इस तरह नहीं घसीटता। कुछ लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते थे, कुछ घरों की छतों पर खड़े रहकर उस रास्ते की तरफ देखने लगे थे। हर किसी के चेहरे पर वही छुपा हुआ डर था जो वर्षों से नसों में जमा हुआ था। अर्जुन को लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। बचपन से सुनी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। 7वीं अमावस्या बस 2 रात दूर थी। उसके मन में किसी तूफान की तरह एक विचार उठा कि शायद यही मौका है सच्चाई जानने का। उसी रात वह अपने पुराने दोस्त भानु के घर गया। भानु कस्बे में ही रहता था और उसकी हिम्मत भी बाकी लोगों से ज्यादा थी। अर्जुन ने उससे कहा कि उसे महल तक जाने की जरूरत है। पहले तो भानु ने मना कर दिया, लेकिन अर्जुन की आवाज में जो तनाव और जिद थी उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। भानु ने कहा कि कस्बे में यह बात मजाक नहीं है। लोग ऐसे ही महल का नाम लेकर डरते नहीं। कई लोग सालों में गायब हुए हैं, कोई भी उनकी लाश तक नहीं मिली। अर्जुन सुनता रहा, लेकिन उसके मन का संदेह डर से बड़ा था। शाम होते ही कस्बे में एक अजीब बेचैनी फैल जाती थी। हवा भी किसी अदृश्य डर को उठाकर सारे गांव में छिड़क देती थी। अर्जुन उस शाम अपनी मां के घर के बाहर बैठा था। मां ने उससे कहा कि रात में बाहर मत निकलना, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ और ही था। लोग घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, कुत्ते अजीब तरीके से भौंक रहे थे और अचानक चुप हो जा रहे थे। अर्जुन रात के लगभग 9 बजे अपने घर से निकला। हाथ में एक टिमटिमाती लालटेन थी और दिल में न जाने कितनी उथल पुथल। वह महल की ओर जाने वाले पथरीले रास्ते पर बढ़ चला। रास्ते के दोनों ओर सूखे पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथों की तरह फैली थी। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। महल पास आता जा रहा था। अर्जुन का दिल एक धड़कन छोड़कर दूसरी धड़कन पकड़ ले रहा था। उसके कानों में किसी ठंडी फुसफुसाहट की तरह हवा चीख रही थी। महल के दरवाजे के पास पहुंचते ही लालटेन की लौ तेज हवा से हिलने लगी। महल की दीवारों पर काई जमी थी और उनमें से एक पुराना अंधेरा रिश्ता हुआ दिखता था। अचानक अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा तो वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। महल के अंदर की हवा भारी थी। हर कदम पर धूल उड़ती थी और फर्श किसी मृत चीज की तरह चरमराता था। महल की दीवारों के कोने में अंधेरा उतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी उसे छू नहीं पा रही थी। अर्जुन जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया, उसे लगने लगा जैसे महल की हर ईंट उसे देख रही हो। अचानक उसे लगा कि पीछे से कोई चल रहा है। वो मुड़ा, लेकिन खाली रास्ता था। महल के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था और उस हॉल में एक टूटा हुआ सिंहासन रखा था। उसके ऊपर गहरे धब्बे थे जो कभी सूखे खून जैसे लगते थे। अर्जुन का गला सूख गया। उसने लालटेन ऊंची की और हॉल के दूसरे कोने की तरफ चला। वहां एक लंबी सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। अर्जुन कुछ पल रुक गया। उसके भीतर कोई आवाज उसे वापस जाने को कह रही थी, लेकिन उसके पैरों ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सीढ़ियों पर कदम रखा और नीचे उतरने लगा। तहखाने में अंधेरा और भी घना था। वहां की हवा ठंडी थी, जैसे सैकड़ों सालों की बंद नमी जमा हो। दीवारों पर उभरी दरारें किसी डरावनी आकृति जैसी लग रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। अर्जुन रुक गया। वह दिल थाम कर सुनने लगा। रोने की आवाज और पास आई। वह आवाज किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से लालटेन आगे बढ़ाई। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वह चौंक कर ऊपर की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। अब तहखाने में एकदम सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें किसी अदृश्य चीज की सांसें भी महसूस हो सकती थी। तहखाने में उस परछाई के गायब होते ही अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। लालटेन की रोशनी थरथरा रही थी। हवा में कुछ ऐसा था जो किसी ठंडे धुएं जैसा फैल रहा था।
अर्जुन ने आंखें घुमाकर पूरे तहखाने को देखा, लेकिन वह परछाई कहीं नहीं थी। उसने महसूस किया कि यहाँ की नमी अब पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज तहखाने की हर ईंट के पीछे दुबकी बैठी हो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। फर्श पर जमा धूल उसके पैरों के निशान छाप रही थी। दीवारों से हल्की सी खरखराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अंदर से दीवार को खरोंच रहा हो। इस आवाज में कोई उतावलापन नहीं था, बल्कि वह आवाज किसी भूले हुए प्राणी की तरह थी जो सदियों से अपना अस्तित्व घसीटता आ रहा हो। तहखाने के अंत में एक और छोटा कमरा था। उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था और लकड़ी जगह जगह से सड़ी हुई थी। अर्जुन ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो जोर से झूलता हुआ खुल गया। लालटेन की रोशनी अंदर फैली और कमरे के बीचों बीच रखे एक काले लोहे के बर्तन पर जा टिकी। उस बर्तन को देखते ही अर्जुन के शरीर में एक सिहरन उठ गई। बर्तन की बनावट बिल्कुल वैसी थी जैसी उसकी दादी कभी बताया करती थी। वह कहती थी कि पिशाच को बांधने के लिए साधु ने एक पुराना पात्र बनाया था जिसमें उसकी शक्ति को कैद किया गया था। लेकिन बर्तन को कैद रखने की कला अब मिट चुकी थी। बालाघाट में वर्षों से पिशाच की कहानी तो थी, लेकिन सच शायद यही तहखाना बता रहा था। अर्जुन ने बर्तन के पास कदम रखा। बर्तन के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन हिल गई हो। बर्तन पर उभरी आकृतियां किसी सूखी चमड़ी जैसी थी, जिन पर उंगली फिराने पर खुरदरी रेखाएं महसूस हो सकती थी। अर्जुन ने लालटेन नजदीक की तो बर्तन की सतह पर खुदा हुआ एक चिन्ह दिखाई दिया। वह चिन्ह ऐसा था जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसमें किसी अनहोनी का संकेत साफ दिखता था। अचानक बर्तन से हल्की सी आवाज आई। अर्जुन पीछे हट गया। बर्तन जैसे सांस ले रहा हो। उसके भीतर से गर्म और ठंडी दोनों तरह की लहरें उठ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए बर्तन की ढक्कन वाली जगह देखी। ढक्कन टूटा हुआ था। इसका मतलब था कि बर्तन की कैद खुल चुकी थी। अर्जुन को उसी पल समझ आ गया कि पिशाच इस महल में कैद नहीं रहा। वह बाहर निकल चुका है, और अगर वह बाहर है तो वो किसी इंसान की तलाश में होगा। कोई ऐसा इंसान जिसकी आत्मा वह निगल सके। अर्जुन के मन में भानु का ख्याल आया। वो अकेला था। अगर महल की ओर अजीब चीजें बढ़ रही हों, तो गांव के लोग डर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। अर्जुन ने सोचा कि उसे तुरंत वापस जाना चाहिए। उसने लालटेन उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। कदम दर कदम उसका डर और तेज हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे उसके पैरों में कोई बंधन सा लग गया हो। उसने नीचे देखा तो धूल में बनी दो काली रेखाएं उसके पैरों के चक्कर काट रही थी। रेखाएं हिल रही थी जैसे जीवित हो। अर्जुन ने जोर से पांव झटका तो रेखाएं पीछे हट गई। उसने एक पल भी गवाए बिना सीढ़ियों पर कदम रखा और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही महल का हॉल वैसे ही अंधकार से भरा था, लेकिन इस बार हवा में एक और चीज थी। वो थी सड़ी हुई देह की गंध। ऐसी गंध जो किसी पुराने शव से भी ज्यादा गहरी और ठंडी होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि गंध महल के भीतर फैली हुई थी, लेकिन उसकी दिशा बताती थी कि कोई चीज अब तहखाने से ऊपर आ चुकी है। अर्जुन ने महल के बाहर की ओर भागना शुरू किया। कदमों की आवाज महल की दीवारों में गूंज रही थी, जैसे दीवारें खुद सुन रही हों कि कौन भाग रहा है। बाहर पहुंचकर उसने लालटेन ऊंची की। हवा वहां और भी तेज थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी चीज को आने का संकेत दे रही थी। अर्जुन रास्ते पर दौड़ने लगा। महल से दूर जाते हुए भी उसे बार बार लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत वो नहीं जुटा सका। उसके पैरों में जान नहीं थी, लेकिन डर उसे आगे धकेल रहा था। गांव की सीमा आते ही अर्जुन थोड़ा धीमा हुआ। उसके कान कहीं दूर से कोई आवाज पकड़ने लगे। पहले तो उसे लगा कि ये हवा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि ये एक लंबी खिंची हुई सांस थी। जैसे कोई हवा नहीं,
बल्कि कोई प्राणी अपने विशाल फेफड़ों से रात को पी रहा हो। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। अर्जुन गांव पहुंचा तो भानु का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन ने दरवाजा धक्का दिया तो वह आसानी से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने लालटेन अंदर उठाई। भानु घर में नहीं था। बर्तन, बिस्तर, कुर्सियां सब अपनी जगह थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे भानु अचानक बिना आवाज किए गायब हो गया हो। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसे डर था कि भानु कहीं उस चीज के संपर्क में न आ गया हो। अर्जुन को अचानक घर के पीछे वाले कमरे से हल्की सी चरचराहट सुनाई दी। उसने लालटेन उठाई और धीरे धीरे वहां गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अर्जुन ने उसे और खोला। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक ताजा काली रेखा बनी थी। वही रेखा जो तहखाने में उसके पैरों के पास देखी थी। इसका मतलब था कि पिशाच इस घर तक आ चुका था और शायद भानु अब उसके कब्जे में था। अर्जुन की सांस भारी हो गई। वह जानता था कि अगर पिशाच भानु को ले गया है तो भानु को वापस लाना आसान नहीं होगा। पिशाच उन आत्माओं को नहीं छोड़ता जिन्हें वो अपनी छाया में ले लेता है। अर्जुन तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी भैरव बाबा के घर पहुंचा। भैरव बाबा हमेशा से कहानियां जानने वाले और अजीब चीजों को समझने वाले आदमी माने जाते थे। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही बाबा ने उसकी लालटेन देखी और उसके चेहरे की हालत समझ ली। अर्जुन ने जल्दी जल्दी महल की सारी घटना बता दी। बाबा ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। उनकी आंखें अर्जुन की बातें सुनते हुए और गंभीर होती चली गई। बाबा ने कहा कि पिशाच का पात्र खुल चुका है तो यह गांव अब सुरक्षित नहीं रहेगा। हर 7वीं अमावस्या को उसकी शक्ति और तेज होती है, और अगर भानु उसके हाथ लग गया है तो वह अब पिशाच का पहला वाहक बन चुका है। पिशाच कभी सीधे प्रकट नहीं होता। वह पहले किसी इंसान की देह में प्रवेश करता है, फिर उसे चलाता है, उसकी आंखों से देखता है, उसके शरीर से खून पीता है। अर्जुन के सीने में डर और गुस्सा दोनों जाग उठे। वह बोला कि उसे भानु को वापस लाना है। बाबा ने कहा कि उसे पिशाच की असली शक्ति को पहचानना होगा। पिशाच इंसानी शरीर को साधारण रूप से नहीं पकड़ता। वो पहले उसकी आत्मा को कमजोर करता है, उसके बाद उसके शरीर में उतरता है। बाबा ने कहा कि अगर वह सच में भानु को बचाना चाहता है तो उसे उस चीज का सामना करना पड़ेगा जिसे सदियों से साधु भी नहीं जीत पाए। अर्जुन ने बिना सोचे कहा कि वह तैयार है। बाबा ने उसके हाथ पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और कहा कि असली लड़ाई अब शुरू होगी, और ये लड़ाई सिर्फ उसके जीवन की नहीं बल्कि पूरे बालाघाट की होगी। भैरव बाबा की झोपड़ी के बाहर रात पहले से भी ज्यादा भारी थी। हवा धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी अजीब नमी थी जो किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती थी। अर्जुन के दिल में बेचैनी की लहरें उठ रही थी। उसके मन में भानु की छवि थी। भानु हंसता हुआ, अपने खेत में काम करता हुआ, और अब शायद वही भानु पिशाच का पहला वाहक बन चुका था। बाबा ने अर्जुन को अपने घर के अंदर बैठाया। दीवारों पर टंगे पुराने ताबीज और सूखे जड़ी बूटी के गुच्छे हिलने लगे थे, जैसे किसी हल्की अदृश्य हवा से छुए जा रहे हों। अर्जुन ने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन बाबा की आंखों में उसने वही चीज देखी जो वो खुद महसूस कर रहा था। बाबा ने कहा कि पिशाच किसी आम प्रेत जैसा नहीं है। वह देह का नहीं बल्कि आत्मा का भूखा होता है। इंसान की डर और कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर भानु पर उसका हाथ पड़ चुका है तो वह अब गांव में कहीं भी हो सकता है। पिशाच किसी शरीर को पकड़ने के बाद उसे एक परछाई की तरह इस्तेमाल करता है। वह शरीर दिन में गायब हो सकता है और रात में किसी दूसरे रूप में प्रकट हो सकता है। अर्जुन ने पूछा कि उसे भानु को कैसे ढूंढना चाहिए। बाबा ने कहा कि आज की रात अगर अर्जुन महल के पास जाए तो वह भानु की परछाई को पकड़ सकता है, लेकिन पिशाच किसी भी क्षण उसके सामने प्रकट हो सकता है और उसे भ्रमित कर सकता है। बाबा ने एक पुरानी तांबे की कटोरी अर्जुन को दी।
उसमें कुछ सूखी पत्तियां और काली मिट्टी भरी थी। बाबा ने कहा कि अगर अर्जुन को कहीं भी अचानक ठंडी हवा की तेज लहर लगे या अचानक अपने शरीर पर किसी छाया का भार महसूस हो तो वो इस कटोरी में से थोड़ी मिट्टी जमीन पर गिरा दे। मिट्टी उस दिशा में हिलने लगेगी जहां पिशाच छिपा होगा। अर्जुन ने कटोरी पकड़ते हुए कहा कि वह रात में ही महल की ओर जाएगा। बाबा ने एक पल के लिए आंखें बंद की और कहा कि यह रात उसके जीवन की दिशा बदल देगी। अर्जुन झोपड़ी से बाहर निकला। आसमान काला था, चांद का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद भी आंखें बंद करके किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। गांव की गलियां पूरी तरह खाली थी। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां अंदर से कसकर जड़ी हुई थी। अर्जुन ने लालटेन जलाई। उसकी कमजोर लौ रात की कालिमा में तैरती हुई सी लग रही थी। वह महल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता वही था जो उसने पहले तेज कदमों से पार किया था, लेकिन आज वो धीरे धीरे चल रहा था। हर आवाज उसे चौंकाती थी। रात की झीनी सरसराहट भी किसी अनजाने प्राणी की सांसों जैसी लगती थी। रास्ते पर पहुंचते ही पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे वे किसी चीज को छिपा रही हों। अर्जुन की नजर कुछ पलों के लिए हवा में रुकी। उसे लगा जैसे किसी पेड़ के पीछे से दो गहरी आंखें उसे देख रही हों। लेकिन जैसे ही वो लालटेन उस दिशा में ले गया, वहां सिर्फ अंधेरा था। महल दिखाई देने लगा। उसका काला ढांचा रात के बीच किसी विशाल राक्षस की तरह खड़ा था। उसकी टूटी दीवारें और काई से ढकी छतें किसी पुराने जख्म जैसी लग रही थी, जो समय के साथ और काली हो चुकी थी। अर्जुन महल के दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर की हवा किसी ठंडे कुहरे की तरह गहरी थी, जैसे हर सांस किसी अजनबी के छूने की तरह महसूस हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। महल में पहले जैसी ही नमी और गंध थी, लेकिन इस बार हवा में एक और चीज थी। वह थी किसी इंसान की सांसों की हल्की गंध। अर्जुन ने कान लगाकर सुना। कहीं दूर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन वह आवाज इतनी धीमी थी कि अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी इंसान की कदमों की आवाज थी या किसी परछाई के घिसटने की। अर्जुन ने कटोरी खोली। उसमें भरी काली मिट्टी को उसने हल्का सा हाथ में लिया। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, मिट्टी उसके हाथ में हिलने लगी। इसका मतलब था कि आसपास कहीं कोई अदृश्य चीज मौजूद थी। अर्जुन ने मिट्टी जमीन पर गिरा दी। मिट्टी कुछ पल स्थिर रही, फिर अचानक उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मिट्टी के पीछे पीछे उस हॉल की ओर बढ़ा जहां टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था। मिट्टी वहीं जाकर रुक गई। अर्जुन ने लालटेन ऊपर उठाई। हॉल में गहरी खामोशी थी। सब कुछ स्थिर था, लेकिन फिर उसे सिंहासन के पीछे एक हल्की सी हरकत दिखाई दी, जैसे कोई वहां खड़ा होकर धीरे से सांस ले रहा हो। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ा। लालटेन का पीला प्रकाश सिंहासन के पीछे फैला और तभी उसने उसे देखा। वह भानु था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे किसी खाई में डूबी हों। उसकी त्वचा पीली और सूखी थी। उसके होंठ फटे हुए थे और शरीर किसी कठोर लकड़ी जैसा दिखाई दे रहा था। भानु वहां खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन को नहीं देख रही थी। वह जैसे किसी और के नियंत्रण में था। उसके पैरों के आसपास वही काली रेखाएं फैली थी जो अर्जुन ने पहले देखी थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा कि वह उसे लेने आया है। भानु की आंखें धीरे धीरे अर्जुन की ओर उठीं। उसमें कुछ भी इंसानी नहीं था। वहां सिर्फ खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसका कोई तल नहीं था। अचानक भानु के होंठ हिले। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो खुद नहीं बल्कि कोई और बोल रहा हो। उसने कहा कि अर्जुन को यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन के पैरों के नीचे जमीन भारी हो गई। उसे महसूस हुआ कि महल की हवा अचानक ठंडी हो गई है,
जैसे किसी अदृश्य प्राणी ने उसकी ओर अपना ध्यान कर लिया हो। अचानक भानु का शरीर झटके से हिला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं, बल्कि एक गहरी सांस निकली जो अर्जुन के चेहरे को छूती हुई गुजरी। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी लालटेन हिलने लगी। फिर कमरे का अंधेरा अचानक और गहरा होने लगा। पूरी हवा जैसे किसी एक जगह सिकुड़ने लगी। दीवारें चरमराने लगी, जैसे उनमें कोई चीज फंसकर हिल रही हो। भानु के पीछे की छाया लंबी होती चली गई। वो सीधी नहीं थी, वो किसी अजीब आकृति में बदल रही थी। एक ऐसी आकृति जो इंसान और राक्षस के बीच की लगती थी। अर्जुन समझ गया कि पिशाच आ चुका है। वो परछाई से बाहर निकल रहा था, और ये सिर्फ शुरुआत थी। महल के टूटे हुए हॉल में फैल रहे अंधेरे के बीच अर्जुन स्थिर खड़ा था। उसकी सांसें भारी थी और लालटेन की लौ थरथरा रही थी। पिशाच की परछाई लंबी होकर भानु के पीछे खड़ी थी। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी, वो खुद अंधकार का एक जिंदा टुकड़ा लगती थी। उसका आकार बदल रहा था, कभी लंबा, कभी चौड़ा, कभी धुंध जैसा और कभी किसी असामान्य जानवर जैसा। अर्जुन अपनी जगह जड़ हो गया था। भानु का शरीर बिल्कुल निष्प्राण होकर खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी, जिनमें कोई भाव नहीं था, जैसे वो खुद नहीं बल्कि कोई खोखला खोल मात्र हो। अचानक वो परछाई आगे बढ़ी, दीवारों पर चढ़कर छत पर फैलने लगी और फिर नीचे उतरकर भानु की पीठ को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी देह को दोबारा अपने अंदर समेट रही हो। अर्जुन के पैरों में कंपन होने लगा। उसे लगा कि उसके आसपास की हवा भी किसी बोझ की तरह भारी हो गई है। फिर भानु के होंठ खुले। इस बार आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन उसमें कोई ध्वनि नहीं थी, सिर्फ हवा के कांपने जैसा कंपन, जिसका असर सीधे अर्जुन के दिमाग पर पड़ रहा था। अर्जुन ने जमीन पकड़ ली ताकि वो गिर न पड़े। भानु का शरीर थोड़ी देर स्थिर रहा और फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी चाल में कोई इंसानी हरकत नहीं थी। उसके हाथ अजीब तरह से टेढ़े होकर उठे हुए थे। उसकी उंगलियां जैसे लंबी हो गई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वह उसे बचाने आया है, लेकिन जवाब में भानु सीधे उसकी ओर देखने लगा। वो नजर ऐसी थी जैसे किसी अजनबी जीव ने इंसान के शरीर की परत उतारकर भीतर झांक लिया हो। वो नजर अर्जुन को बताती थी कि भानु अब उसे पहचानता नहीं। उसकी जगह कोई और उसके भीतर बैठा है। अर्जुन ने अचानक बाबा की दी हुई कटोरी से काली मिट्टी निकाली और जमीन पर फेंक दी। मिट्टी ने भानु की तरफ एक लकीर खींची और रुक गई। इसका मतलब था कि पिशाच वही था, उसी शरीर के पीछे। मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा भानु के पैरों के पास चिपक गया और तभी भानु पीछे की ओर झटका खा गया, जैसे उस मिट्टी ने उसे चोट दी हो। अर्जुन को उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। उसने मिट्टी का एक और मुट्ठ भरकर भानु की तरफ फेंक दिया। भानु चीख तो नहीं सका, लेकिन उसका शरीर पीछे की ओर खिसकने लगा। उसकी सफेद आंखों में अचानक एक काली धुंध घूमने लगी, जैसे पिशाच को गुस्सा आ गया हो। अर्जुन महल से बाहर भागने का सोच ही रहा था कि भानु का शरीर अचानक तेजी से उसकी ओर लपका। वो इतनी तेज गति थी कि अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। लालटेन दूर जा गिरी और उसकी लौ बुझ गई। महल अब पूरी तरह अंधेरे में था। अंधेरे में अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसकी बाह पकड़े हुए है। उसकी पकड़ ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसकी त्वचा सुन्न होने लगी। अर्जुन ने संघर्ष किया, लेकिन वो पकड़ और मजबूत हो गई। अंधेरे में भानु की आकृति दिखाई दे रही थी और उसके पीछे एक विशाल परछाई की शक्ल फैल चुकी थी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और दाईं ओर लुढ़क गया। पास पड़ी टूटी लकड़ी का एक टुकड़ा उसने पकड़ लिया। उसकी नुकीली धार का इस्तेमाल करते हुए उसने भानु के कंधे पर वार कर दिया। भानु पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अंधेरा अब धीरे धीरे महल में फैलने लगा था, जैसे पिशाच अपना असली रूप लेने वाला हो।
अर्जुन ने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर अपनी लालटेन ढूंढ ली और उसे फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने लौ जला ली। रोशनी होते ही भानु गायब था। सिर्फ महल का खाली हॉल था जिसमें धूल उड़ रही थी। लेकिन तब अर्जुन ने देखा कि दीवार पर एक लंबा काला धब्बा था। वो धब्बा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, जैसे कोई छाया दीवार पर चिपक कर रेंग रही हो। अर्जुन को एहसास हुआ कि पिशाच अब महल में ही नहीं बल्कि दीवारों पर भी मौजूद है। अर्जुन महल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से सिर घुमाया। लालटेन की हल्की रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ, आंखें घूर रही थी। वह औरत बिल्कुल उसी तरह थी जैसी लोगों ने वर्षों पहले बताई थी। कहा जाता था कि महल में कभी एक औरत रहती थी जिसे पिशाच ने सबसे पहले पकड़ा था। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन अब वो अर्जुन के सामने खड़ी थी। औरत बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। फिर उसने अपनी सूखी उंगली उठाई और महल के एक दूसरे हिस्से की ओर इशारा किया। उसकी उंगली कांप नहीं रही थी, जैसे वह जानती हो कि अर्जुन को कहां जाना चाहिए। अर्जुन समझ नहीं पाया कि वह औरत सच में है या महज एक भ्रम, लेकिन उसके इशारे में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन को उसी दिशा में कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। महल के उस हिस्से में दीवारें ज्यादा टूटी हुई थी, फर्श पर काई जमी थी और हवा में भारी सी बदबू फैल रही थी। अर्जुन रोशनी फैलाता हुआ आगे बढ़ा। अंदर एक पुराना कमरा दिखा। उस कमरे में दीवारों पर किसी पुराने अनुष्ठान के चिन्ह बने थे। कई जगह सूखे खून जैसी लकीरें थी और कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी। उस मेज पर कुछ रखा था। अर्जुन नजदीक गया। वो एक पुरानी किताब थी। उसकी पन्नियां काली थी और अक्षर उभरे हुए थे। उन अक्षरों को देखने पर एक ठंडा एहसास उसके शरीर में दौड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि किसी जीवित प्राणी का एक अंग हो। अर्जुन ने किताब खोली। उसमें लिखी बातें वही थी जो बाबा ने बताई थी, लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ था। उसमें लिखा था कि पिशाच को कभी पूरी तरह मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा उसकी परछाई में और दूसरा उस वक्त उसके साथ मौजूद किसी इंसान की आत्मा में। यह भी लिखा था कि अगर इंसान अपनी इच्छा शक्ति और साहस से उस परछाई को अलग कर ले तो पिशाच का आधा हिस्सा कमजोर होकर उस जगह पर बंधा रह जाएगा जहां अनुष्ठान किया गया है। लेकिन इसके लिए उस इंसान को उस समय पिशाच का सामना करना होगा जब वह अपने सबसे प्रबल रूप में हो, मतलब 7वीं अमावस्या की रात, जो अब कल थी। अर्जुन ने किताब को बंद किया। उसका दिल धक धक कर रहा था। अब उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई उससे कहीं बड़ी थी। भानु सिर्फ पहला कदम था। अगर पिशाच पूरी शक्ति के साथ मुक्त हो गया तो बालाघाट ही नहीं बल्कि अन्य गांव भी उसकी छाया में आ जाएंगे। अर्जुन किताब उठाकर बाहर लौटा, पर वह बूढ़ी औरत गायब थी। उसका कोई निशान नहीं था, बस उसके पैरों की हल्की धूल जमीन पर दिख रही थी, जैसे वो अभी अभी वहां खड़ी थी। अर्जुन महल से बाहर निकला। रात का अंधेरा अब और गाढ़ा हो चुका था। हवा में फिर वही गंध थी जो पिशाच की उपस्थिति बताती थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर महल को देखा। वह एक विशाल काले प्राणी की तरह खड़ा था, जैसे किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गांव की ओर चल दिया। कल अमावस्या थी और कल ही वो पिशाच का असली रूप देखेगा और शायद उसी रात सब कुछ तय हो जाएगा। तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, यही थी आज की पिशाच की भयावह कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता। कभी कभी अंधेरा खुद एक जीवित साया बनकर हमारे आसपास घूमता है। कहानी भले ही यहां समाप्त हो गई,
लेकिन पिशाच जैसी आत्माएं कभी समाप्त नहीं होती। वे बस अपनी जगह बदलती हैं, अपना शरीर बदलती हैं और फिर किसी नए इंसान के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। गांव वाले मान बैठे कि सब कुछ सामान्य हो गया, पर असली शांति सिर्फ दिखावा थी। रात की हवा में अब भी वह बेचैनी तैरती है, पेड़ों के बीच से गुजरती वो ठंडी सरसराहट, जैसे कोई अदृश्य परछाई अब भी टटोल रही हो, किसी नए शरीर की तलाश कर रही हो। याद रखिए, डर हमेशा बाहर खड़ा नहीं होता। कभी कभी वो हमारे ही आसपास घूमता रहता है और हमें तब तक एहसास नहीं होता जब तक वो हमारे बिल्कुल सामने खड़ा न हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हर कहानी एक नए अंधेरे का दरवाजा खोलती है और हर दरवाजे के पीछे कोई न कोई अनकहा रहस्य छिपा होता है। मैं हूं मिस्टर हेल और आपसे फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात की खामोशी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब भी हवा अचानक ठंडी हो जाती है और परछाई आपको अपने पीछे खड़ी महसूस होती है, तो समझ जाइए कहीं न कहीं कोई पिशाच अभी भी भटक रही है। शुभ रात्रि।